गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता खरे हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज कक्षा 7 के लिए बसंत भाग 2 में से हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ के लेखक हैं महाकवि नागार्जुन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उस पाठ के लेखक या कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो आज भी हम इस नए अध्याय हिमालय की बेटियों को पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक जो हैं उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। पाठ 3 हिमालय की बेटियां, लेखक नागार्जुन। इनके जीवन परिचय को 30 जून 1911 से लेकर 5 नवंबर 1998 के अंतर्गत कुछ प्रमुख अंशों पर हम प्रकाश डालेंगे। मीनिंग, पूरा जीवन परिचय को हम संक्षिप्त रूप में कुछ प्रमुख अंशों द्वारा समझेंगे। इनका जन्म 30 जून 1911 को तरौनी जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनकी आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 दरभंगा बिहार में हुई। चलिए शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां। तो लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का सुंदर चित्रण किया है। अद्भुत शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने लोगों को भाव विभोर कर दिया है। और इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिन्हें आप पढ़ेंगे, जैसे कि विशेषण वाले शब्द, समानता वाले शब्द, सार्थक शब्द, नए शब्द एवं मानव संबंधी शब्द। यानी कि हम 5 ऐसे शब्दों को पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक हो जा सकते हैं और हमारे मन को भाव विभोर भी कर सकते हैं। विशेषता वाले शब्द, जिसमें कोई विशेषता बताई जाएगी। समानता वाले शब्द, यानी कि एक ही शब्द को उसी का समान अर्थ वाले शब्द। सार्थक शब्द, यानी कि जिस शब्दों का कोई अर्थ होगा, मूल अर्थ होगा। और मानव संबंधी शब्द मतलब मानव से संबंधित, यानी कि हिमालय को क्या कहा गया है? नदियों का पिता कहा गया है, और नदियों को बेटियां कहा गया है, और समुद्र को नदियों का प्रेमी कहा गया है। तो नदियों को, समुद्र को और हिमालय पर्वत को मानव संबंधी शब्दों से जोड़ा गया है। चलिए पैराग्राफ को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति बेप्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि हिमालय क्या है? एक पर्वत है और उसे नदियों का पिता बताया गया है। तो वो कहते हैं कि अभी मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी लेखक कहते हैं कि जब मैं नदियों को दूर से ही देखा करता था तब वह बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, यानी किसी प्रतिष्ठित महिला की भांति वो मुझे दिखाई पड़ती थी, यानी कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई प्रतिष्ठित, सम्मानित महिला हो। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति? नदियों के प्रति। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था, यानी कि जब मैं नहाया करता था उन नदियों में, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे माँ और दादी या मौसी और मामी की मैं गोद में हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो गया है मैदान में जाकर।
आगे लेखक कहते हैं कि इस बार जब मैंने हिमालय के कंधे पर चढ़कर उनको देखा, हिमालय के कंधे पे मतलब हिमालय के पर्वत ऊपर मतलब हिमालय पर्वत के ऊपर जाकर जब उन्होंने देखा नदियों को, तो वो हैरान थे। कैसे हैरान थे? क्योंकि इनका रूप कुछ अलग ही उन्हें दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं कि यही दुबली पतली गंगा, यानी कि जब वो नदियाँ पहाड़ों पे से निकलती हैं तो वो कैसी होती हैं, थोड़ी सक्रिय दिखाई देती हैं, यानी कि उनकी जो पतले रूप में वो झरने के रूप में बहती हैं तो वो सक्रिय दिखाई देती हैं। तो वो कहते हैं दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, समतल मैदानों में यानी कि जो मैदानों में, जब खुले मैदानों में फैल जाती हैं, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होती, एक सा मैदान होता है, यानी कि नदियाँ अपने विशाल रूप में जब वो दिखती हैं ऊपर पर्वत से, तो कैसे दिखाई देती हैं? इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। यहाँ पर कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है लेखक ने कि उछलना और कूदना, यानी कि कोई जैसे मासूम बच्ची उछल कूद रही हो, है ना, खिलखिलाकर हंस रही हो, यानी कि जब लहरें हिलोरे मारती हैं तो वो उछलना और कूदना, यानी कि उनकी लहरों को जब वो लहरें जो हिलोरे मार रही हैं उसे उछलना और कूदना शब्दों से जोड़ा है। और खिलखिलाकर हंसना, यानी कि उनकी जो आवाज़ कल 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 करती हुई जो आवाज़ होती है लहरों की, वो कहाँ भंग हो गई है, यानी कि वो कहाँ चली गई हैं, कहाँ गायब हो गई। उनका उल्लास, यानी कि जो वो उनके अंदर उमंग थी बहने की, वो कहाँ हो गई। क्योंकि नदियाँ जब पहाड़ों से बहती हैं तो कल 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 और झरने की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है, यानी कि सुनने में बहुत ही शोर के साथ साथ, मतलब वो शोर हमें बहुत ही आनंदित लगता है। लेकिन जब मैदानों में बहती हैं तो दूर तक देखने से ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वो शांत दिखाई दे रही हूँ। तो लेखक कहते हैं कि जब मैंने हिमालय के पर्वत से आज उनको देखा तो नीचे का जब हमें दृश्य दिखाई दिया तो ऐसा लगा कि इनकी खिलखिलाहट और इनका उछलना कूदना बिल्कुल शांत हो गया हो। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब यहाँ देखिए लेखक ने कहा है कि मेरा मन उस समय पे कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब उत्साहित नहीं होता, और विस्मय यानी कि आश्चर्य में नहीं होता जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, यानी कि किसी लड़की को देखकर भी मेरे मन में कोई बेचैनी नहीं होती है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला किसकी की कह रहे हैं? बेटियों की। बेटियां कौन है? नदियाँ। तो नदियाँ जब वो उछलती कूदती और खिलखिला कर चलती हैं, इन चीज़ों को, इन शब्दों को किससे जोड़ा है? बाल लीला से। बाल लीला यानी कि बचपन से। तो मतलब बचपन में जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते कूदते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उस प्रकार से। तो नदियाँ जब ऊपर से बहती थी अपने रूप में, तब वो बाल लीला की तरह से। तो उन बाल लीला में, मतलब उन नदियों को बचपन वाले रूप में देखकर मेरा मन जितना विचलित और उत्साहित हो जाता है, उतना हमें किसी लड़की को देखकर भी नहीं होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर भी, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? आगे इन्होंने कहा है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, यानी कि नदियाँ अब ये कहाँ जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पाने के लिए ये बेचैनी की तरह बहुत तेज़ी से भाग रही है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, यानी कि उनके पिता कौन है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का विराट यानी कि इतना अधिक प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय कैसा? अतृप्त, यानी कि प्यासा नहीं है, मतलब प्यासा है अभी तक। अतृप्त किसे कहते हैं? जिससे उसको संतुष्टि ना हो, यानी कि जिसके अगर हम प्यास हमारी नहीं बुझ पाई है तो हम क्या होंगे? अतृप्त ही होंगे ना। तो इनका हृदय अतृप्त यानी कि प्यासा है, तो फिर कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा पाएगा? तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जो इनको तृप्त कर सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्य काएँ,
सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यहाँ पे देखिए कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ और बंधुर अधितकाएँ। बंधुर अधितकाएँ मतलब गहरी, बंधुर मतलब गहरी और अधितकाएँ मतलब गुफाएं। सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज मतलब हरी भरी, और उपत्यकाएं यानी कि घाटियाँ। तो गहरी गुफाओं में और हरी भरी घाटियों से ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि इनका जो नदियों का घर है वो कहाँ पर है? हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर वहां इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि कभी कहते हैं कि हरी भरी घाटियों से गुजरते हुए और गहरी गुफाओं से होते हुए इनका जो घर है वहाँ से ये खेलते खेलते जब थोड़ी दूर निकल जाती होंगी तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में, यानी कि इन जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय, कौन जाने बुढ़ा हिमालय, यानी कि बूढ़ा हिमालय किसे कह रहे हैं? उनके पिता को, यानी कि पर्वतराज हिमालय को। अपनी इन नटखट बेटियों के लिए, नटखट बेटियों के लिए यानी कि नदियों के लिए। तो नटखट कौन है? यानी कि ये जो उनकी चुलबुली शैतान करने वाली जो बेटियां हैं, है ना, तो नदियों को बचपन में खेलने कूदने वाली, बाल लीला करने वाली छोटी मासूम बच्ची की तरह संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर कहा है कि नटखट बेटियाँ, तो कितना सिर धुनता होगा इन नटखट बेटियों के लिए, कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो वो कहते हैं कि जब नदियाँ घाटियों से और हरी भरी घाटियों से और गुफाओं से गुजरते हुए, अपने घर से गुजरते हुए वो जब जंगलों में पहुंच जाती होंगी तो पिता, जो एक पिता है हिमालय, वो उनको कितना पछतावा होता होगा कि मेरी बेटियां मेरे पास से चली गई हैं और उनके पास कुछ नहीं रह जाता होगा। विराट मौन यानी चुप्पी के अलावा और अपने सर को धुनने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता होगा। तो बच्चों, पाठ 3 हिमालय की बेटियों के पहले भाग में हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताएं। और इस पाठ के अगले भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।